हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इंडियन थिंकर डी.एन. मजूमदार यानी कि भारतीय समाजशास्त्री डी.एन. मजूमदार के बारे में पढ़ेंगे। डी.एन. मजूमदार का पूरा नाम था धीरेंद्रनाथ मजूमदार। इनका की बर्थ 3 जून 1903 यानी कि 3 जून 1903 को इनका बर्थ हुआ था पटना में। इनके जो फादर मदर थे वो बंगाली थे और इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो सारी वेस्ट बंगाल में हुई थी और इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की उपाधि ली थी और इन्होंने पीजी एंथ्रोपोलॉजी में किया था यानी कि मानव शास्त्र में इन्होंने एमए किया था। अब इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो डी.एन. मजूमदार थे उन्होंने भारत में जो जाति की उत्पत्ति का वर्णन है वो किस आधार पे किया है। तो डी.एन. मजूमदार डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द कास्ट इन इंडिया रेशियल बेसिस पे उन्होंने बताया। उन्होंने जो रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट है जो कि हर्बर्ट रिजलिंग दी थी, आप जानते होंगे कि जब हम कास्ट की थ्योरीज पढ़ते हैं तो रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट आती है जो कि हर्बर्ट रिजलिंग ने दी थी। उन्होंने बताया था कि जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जब रेसेस हमारे यहाँ आई, दूसरी रेस आई, उसके बाद ये चीज़ें आई, तो ये भी उसी के ही फॉलोवर या सपोर्टर थे। इन्होंने उस जो रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट थी, प्रजाति जो सिद्धांत है जाति का, उसको सपोर्ट किया था डी.एन. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी.एन. मजूमदार इनिशिएटेड पब्लिकेशन ऑफ विच फेमस रिसर्च जर्नल। तो डी.एन. मजूमदार जो थे वो किस प्रसिद्ध शोध पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो वो ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी वो एक शोध पत्रिका थी यानी कि रिसर्च जर्नल था, वो उन्होंने पब्लिकेशन भी किया था उसका, ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। ये स्टेटमेंट डी.एन. मजूमदार का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। कास्ट इज़ अ क्लोज्ड क्लास यानी कि जाति जो है वो एक बंद वर्ग है, ऐसा कहा था मजूमदार ने। स्पेसिफिकली इनकी एक बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये बुक इन्होंने, इसके को थिंकर थे मजूमदार के साथ मदान ने लिखी थी। तो आपको डी.एन. मदान थिंकर थे, तो डी.एन. मजूमदार और मदान दोनों का ही नाम आता है इस स्टेटमेंट के लिए। बुक थी इसकी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम इस स्टेटमेंट को डिटेल में देखें तो ये स्टेटमेंट है अ कास्ट इज़ अ क्लोज्ड क्लास, अ पर्सन इज़ जनरली बॉर्न इनटू इट, मेंबरशिप ऑफ कास्ट इज़ कंपल्सरी एंड नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस एज इज़ द केस विद क्लास मेंबरशिप। तो जो जाति है वो एक बंद वर्ग है, कोई भी व्यक्ति है वो उसका बर्थ जिस कास्ट में होगा वो हमेशा लाइफ टाइम तक उसी कास्ट का मेंबर बना रहता है। और अगर हम जाति की सदस्यता को देखें यानी कि उसकी मेंबरशिप की जब बात आती है तो वो अनिवार्य है और हाँ, चयन नहीं कर सकते, आप चूज़ नहीं कर सकते। ये वर्ग में ऐसा होता है कि वर्ग में अप एंड डाउन होता है, वो एक ओपन सिस्टम है, लेकिन कास्ट जो है वो एक क्लोज सिस्टम है यानी कि जाति जो है वो एक बंद व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिग्री ऑफ PhD द मजूमदार कैरीड हिज रिसर्च वर्क ऑन विच ट्राइब। तो अपनी PhD डिग्री के लिए मजूमदार ने अपना जो शोध कार्य था वो किस जनजाति पे किया था। तो जो मजूमदार थे इन्होंने ट्राइब्स की बहुत डिटेल स्टडी की थी। स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी जो PhD थी, जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया था, वो उन्होंने हो ट्राइब पे किया था। हो एक ट्राइब थी, उस पर उन्होंने डिटेल स्टडी की थी। तो इन्होंने अपना जो PhD था वो हो ट्राइब पे किया था। जिसका कि टाइटल था हो आदिवासियों के बीच सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि कल्चरल चेंजेस इन हो ट्राइब, ये इनका PhD टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो बुक मैंने अभी आपको बताई, जो स्टेटमेंट था कास्ट के बारे में इन्होंने लिखा है।
जो मजूमदार और मदान। तो ये जो बुक है ये मजूमदार की और मदान की बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में आती है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक किसकी है? तो मजूमदार एंड मदान की है। अगर आपको मजूमदार ही सिर्फ ऑप्शन में दे रखा है तो मजूमदार के साथ जाएंगे, बट अगर मजूमदार और मदान है तो मजूमदार और मदान जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, हु रोट दिस बुक? सो ये बुक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज जो बुक है ये भी मजूमदार की है, क्योंकि हम मजूमदार ही स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मजूमदार से ही रिलेटेड होंगे। तो अभी तो यहाँ पे आपके लिए इजी है इन्हें लर्न करना कि हम मजूमदार को ही पढ़ रहे हैं, बट जब एग्ज़ाम्स में आते हैं तो ये ऑप्शंस में आते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जो भी थिंकर आप पढ़ते हैं उसकी स्पेसिफिकली जो भी बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स को भी अलग से आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी आपको मिलती है। तो थोड़ा सा हमें बुक्स को, जितने भी थिंकर हैं उनका बर्थ, डेथ और उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई, उन्होंने पीएचडी का टाइटल क्या था, एंड उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। अगर जो भी थिंकर है उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं, इतनी चीज़ें तो आपको मिनिमम आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए देख रहे हैं। बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थिंकर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड the right direction to tribal development, Dr. Majumdar agreed with the views of which social worker? So, आदिवासी के विकास को सही दिशा प्रदान करने के लिए डॉक्टर मजूमदार जो थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके विचारों से सहमत थे। वो कौन थे? वो थे आपके ठक्कर पापा। ठक्कर पापा एक सोशल वर्कर थे, उनके कुछ व्यूज़ थे, हाँ, जो भी ट्राइब्स हैं यानी आदिवासी हैं उनकी डेवलपमेंट को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, तो उससे ये जो मजूमदार थे वो सहमत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया? ये भी मजूमदार की बुक है, फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट है। हु रोट द बुक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया? नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक अ विलेज ऑन द फ्रिंज एंड, छोर का एक गांव। ये आपको छोर का एक गांव से आप लर्न कर सकते हैं। छोर का एक गांव भी आता है, और अगर इंग्लिश में आएगा तो विलेज ऑन द फ्रिंज भी आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये छोर का एक गांव से फेमस है। तो छोर का एक गांव जो बुक है वो इन्होंने ही लिखी थी, डी.एन. मजूमदार, जो इसका पब्लिकेशन ईयर था 1960। अगर हम बात करें रेसेस एंड कल्चर वाले की तो उसका पब्लिकेशन ईयर भी आप देख सकते हैं, वो 1944 था। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी अभी मैंने आपको बताई, उसका पब्लिकेशन ईयर 1956 था। पब्लिकेशन ईयर भी आप लर्न कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट फ्रेम किए जाते हैं तो उसमें एक ही थिंकर की बुक्स दी होती हैं और उनको आपको क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करने को आ जाता है कि कौन सी बुक जो थी वो पहले आई है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम the other group on the basis of some common physical traits, such groups termed as। यदि किसी व्यक्ति के एक बड़े समूह को कुछ सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से अलग किया जाए तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? तो वो प्रजातियां होती हैं। अगर हम फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पे लोगों को, इंडिविजुअल्स को अलग अलग हम ग्रुप्स में डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो प्रजातियां होती हैं। सिंपली अगर आप देखें तो अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग, जैसे चाइना में एक अलग आपको रेस दिखती है, प्रजाति दिखती है। प्रजातियों के जब हम नाम पढ़ते हैं तो जैसे द्रविड्स हैं, यहाँ पे जो लोकल नेटिव्स थे इंडिया में रहने वाले वो द्रविड्स थे। और यहाँ पे और बहुत सी रेसेस आई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने अटैक किया था, जैसे कि आर्य यहाँ पे आए। तो ये सब प्रजातियाँ हैं। नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलॉइड, ये सब आपके रेसेस के नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू मजूमदार द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स इज एड्रेस्ड बाय विच? तो मजूमदार के संदर्भ में अगर हम देखें तो अधिकांश जनजातियों में स्थानांतरित खेती को किस नाम से बोलते हैं? तो वो जो खेती होती है, जो कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है,
उस खेती को क्या कहते हैं, यानी कि जो ये जनजाति जो है वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत जाते रहते हैं, तो ये स्थानांतरित खेती जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी.एन. मजूमदार वॉज बेसिकली ट्रेंड इन विच ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि डी.एन. मजूमदार ने अपना जो पीजी था, यानी कि उन्होंने एमए किया था, वो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में किया था। तो डी.एन. मजूमदार को मूल रूप से अगर सामाजिक विज्ञान की किस शाखा में प्रशिक्षित माना जाएगा तो वो मानव शास्त्र में, क्योंकि उन्होंने अपना पीजी जो यानी कि जो उन्होंने अपना एमए किया था वो मानव शास्त्र में किया था। 1924 में किया था इन्होंने, एंथ्रोपोलॉजी में पीजी किया था, एमए फर्स्ट डिवीज़न में। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन है, हु डिड द फील्ड वर्क बेस्ड स्टडी ऑन मोहना विलेज ऑफ यूपी और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मोहना गांव एक था, उस पर क्षेत्रीय कार्य आधारित अध्ययन किया था। दो तरीके की रिसर्च स्टडीज़ होती हैं बेसिकली, एक फील्ड व्यू या फील्ड अप्रोच होता है जो लोग फील्ड पे स्टडी करते हैं, और एक आपका बुक व्यू होता है जिसमें लोग जो भी टेक्सचुअल अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं, बुक्स को रीड आउट करके स्टडीज़ करते हैं। तो वो जो डी.एन. मजूमदार थे उन्होंने यूपी का एक गांव है मोहना, वहाँ का फील्ड बेस्ड स्टडी किया था, तो वो डी.एन. मजूमदार है। मोहना विलेज की इन्होंने यूपी के फील्ड बेस्ड स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, एट प्रेजेंट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर हम प्रेजेंट में देखें कि जो हमारा इंडिया है उसमें किस स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यानी कि वर्तमान में भारत में किस राज्य में जनजाति की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो अगर हम एमपी रीजन को देखें, यानी कि मध्य प्रदेश को हम देखें, तो एमपी में जो जनजातियां हैं उनका जो पॉपुलेशन का नंबर है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एमपी में नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द ट्राइब्स बैकवर्ड हिंदूज। सो जनजातियों को पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड हिंदूज किसने कहा है? तो ये जो है ये जी.एस. घुरिये ने कहा है, क्योंकि यहाँ बात हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डी.एन. मजूमदार ने ट्राइब्स के बारे में लिखा है, और ये क्वेश्चन आपका जी.एस. घुरिये से भी एज वेल एज रिलेटेड है। तो आप ये दोनों के लिए ही देख सकते हैं कि जो जनजातियाँ हैं उनको बैकवर्ड हिंदू किसने कहा। तो ये आपके फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये ने ऐसा बोला है। सो स्पेसिफिकली ये कहना क्या चाहते थे बैकवर्ड हिंदूज के लिए? इनका मतलब ये था कि जो भी जनजातियां हैं, अगर हम देखें तो जनजातियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कुछ पिछड़े हुए लोग हैं। इनका ये मानना था कि वो लोग जो आजकल का मॉडर्न एरा है, लोग जो है चेंजेस हुए, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ा पीछे रह गई है, तो वो बैकवर्ड हिंदूज ही हैं। वो कोई और नहीं है, हमसे अलग लोग नहीं हैं, वो भी हिंदूज ही हैं, लेकिन वो बैकवर्ड हैं, वो पिछड़े हुए हिंदू हैं, ऐसा मानना था जी.एस. घुरिये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी विद अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, कल्चर एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड। एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है। तो अगर हम ये देखते हैं, एक तो ये आपकी जनजाति यानी कि ट्राइब होती है, तो अगर हम देखते हैं तो कोई भी ट्राइब आप ले लीजिए, किसी भी ट्राइब को जब आप लेते हैं तो उसकी एक विशिष्ट भाषा होती है, यानी कि उसकी स्पेसिफिक अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनकी संस्कृति या उनका कल्चर अलग आपको मिल जाएगा, उनकी इकॉनमी अलग होगी, और वो अपने आप में सेल्फ डिपेंड होते हैं, आत्मनिर्भर समुदाय होते हैं, तो वो जनजातियाँ होती हैं। तो अगर हम जनजातियों को एक स्टेटमेंट में डिफाइन करें तो ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है और इकॉनमी होती है, वो ट्राइब्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हाईएस्ट। सो भारत में किस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या का केंद्रीयकरण जो है वो सर्वाधिक है? तो अगर हम इंडिया में देखते हैं ना, नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, ऐसे अगर हम सेंट्रल रीजन को देखें तो मध्य क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मिलती है। और उससे आपको ये भी याद रखना है, अगर स्टेट पूछेगा तो आप एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को टिक करेंगे, रीजन पूछेगा तो मध्य क्षेत्र आएगा यानी कि सेंट्रल रीजन आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजूमदार हैज़ कॉल्ड द ट्राइब्स who have separated from their traditional culture due to the influence of modern culture. आधुनिक संस्कृति के प्रभाव से अपनी परंपरागत संस्कृति से अलग हो जाने वाली जनजातियों को मजूमदार ने क्या कहा है, तो उन्होंने समस्याग्रस्त जनजातियाँ बताया है, उनको उन्होंने प्रॉब्लमेटिक ट्राइब्स बताया है। यानी कि जो भी आधुनिक संस्कृति का प्रभाव जिन जनजातियों पर पड़ गया है और वो अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है उससे थोड़ा अलग हो गई हैं जनजातियाँ, उनको उन्होंने समस्याग्रस्त बताया, यानी कि प्रॉब्लमेटिक बताया। क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें मॉडर्न कल्चर का इफ़ेक्ट ज़्यादा आ गया और वो अपने ट्रेडिशनल कल्चर से थोड़ा दूर हो गए, अलग हो गए, तो उनको उन्होंने समस्याग्रस्त बताया कि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कि जो वो अपना कल्चर ऑप्ट करके चल रहे थे उनके साथ वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, तो वो समस्याग्रस्त जनजातियाँ हैं। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया कि डी.एन. मजूमदार ने ट्राइब्स की बहुत डिटेल स्टडी की है, तो उन ट्राइब्स के बारे में इवन उनका पीएचडी भी ट्राइब पे ही था, और भी ट्राइब्स के बारे में उन्होंने डिटेल स्टडी की है। उन्होंने उनकी बुक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में जो ट्राइब्स हैं उनको 3 उन सेक्शन में डिवाइड किया है। उन्होंने 3 रीजन्स बताए थे, उनको क्लासिफाई किया था, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन बताया, सेंट्रल जोन बताया और साउथ जोन बताया। तो अगर नॉर्थ रीजन में देखेंगे तो नॉर्थ रीजन में आपको जम्मू कश्मीर का रीजन, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, उत्तराखंड, बिहार और बिहार, उसके अलावा जितने भी ईस्टर्न जोन के जो भी स्टेट्स हैं वो आते हैं, रीजन्स आते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसमें जो ट्राइब्स आती हैं वो खासी, गारो, थारू, भील, नागा, ये सब ट्राइब्स आती हैं। ये आपकी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन की ट्राइब्स थी, ये डी.एन. मजूमदार ने बताया। और मध्य क्षेत्र यानी कि सेंट्रल जोन में, सेंट्रल रीजन में उन्होंने बताया कि जो भी इसमें आपके मध्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो ट्राइब्स आती हैं आपकी ओराव, बैका, मुंडा, हो, जिस पे इन्होंने पीएचडी वर्क किया, और कोरकू, इस टाइप की आपकी जनजातियाँ आती हैं। ये आपका दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, बंगाल, उड़ीसा, ये सब इस रीजन में आती हैं। और दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं यानी कि साउथ रीजन के बारे में उन्होंने बताया। ये पूरा उन्होंने जियोग्राफिकल उसका क्लासिफिकेशन करके बताया था, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। तो साउथ रीजन में उन्होंने बताया कि दक्षिण के संपूर्ण क्षेत्र आएंगे, यानी कि सदर्न रीजन में आता है। तो इसमें आपका कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और जितने भी साउथ रीजन है वो आते हैं। इसमें अगर ट्राइब की बात करते हैं तो आपकी टोडा ट्राइब आती है, और आपकी कादर, इरूला, ये सब ट्राइब्स जो हैं वो साउथ रीजन की हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, said that the most of the problems of the tribes are the result of their geographical separation and new cultural contact. तो जनजातियों के अधिकांश समस्याएं जो जनजातियों को आजकल फेस करनी पड़ रही हैं, उनके भौगोलिक पृथक्करण और उनके नए सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम है, ऐसा कहा था डी.एन. मजूमदार ने। अभी मैंने आपको बताया उन ट्राइब्स को क्या कहेंगे, तो वो समस्याग्रस्त जनजातियां हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि जो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स हैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, उन जियोग्राफिकल फेस सेपरेशन की वजह से और कहीं ना कहीं न्यू कल्चर को कांटेक्ट में आने की वजह से हुआ है, तो ये डी.एन. मजूमदार बोलते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्राइब्स रेजिस्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड ग्रुप्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर इज कॉल्ड। तो जनजातियों द्वारा बाहरी समूह के प्रभाव को रोकने और अपनी परंपरागत संस्कृति को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो वो रीट्राइबलाइजेशन होगा, यानी कि पुनर्जनजातीयकरण होगा। तो जो भी जनजातियां हैं
वो अपने आप को बाहरी समूह का जो प्रभाव है उसको रोकने का एफर्ट कर रही हैं, और जो भी उनका ट्रेडिशनल कल्चर है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की बात करें। उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो इन्फ्लुएंस है आउटसाइड के ग्रुप्स का, उसको बचाना चाह रही हैं और अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको स्ट्रेंथन करेंगी। तो ये जो होगा वो पुनर्जनजातीयकरण होगा, यानी कि रीट्राइबलाइजेशन है। सो ये थे आपके डीएन मजूमदार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन्होंने ट्राइब्स से रिलेटेड एक और बुक लिखी थी, अ ट्राइब्स इन ट्रांजिशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी। उसके अलावा इन्होंने कास्ट के बारे में बहुत डिटेल बताया, जो कि एक इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कास्ट के लिए इन्होंने कास्ट इन द क्लोज क्लास बोला था। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो वो हम देख सकते हैं, वो आप लर्न कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स, सारे थिंकर्स की जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैंने आपको रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया बताया। उसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, और है इनकी बुक अभी मैंने आपको बताई, छोर का एक गाँव है, और कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज है, ट्राइब्स इन ट्रांजिशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इनको भी देख लेंगे। एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपको